नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल सेमेस्टर 6 में चौथा निबंध है देवदारू, जिसके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। तो इसके प्रश्न हैं जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध कला पर प्रकाश डालिए, निबंध के तत्वों की समीक्षा कीजिए। तो निबंध के 6 तत्व होते हैं, कहीं 5 तत्व होते हैं। इसके बारे में विद्वानों ने अलग अलग विचार किए हैं। तो यद्यपि विभिन्न विद्वानों ने निबंधों के तत्वों पर अपने अपने विचार प्रकट किए। दशरथ ओझा ने निबंध के 6 तत्व मानते हैं, जैसे गद्य रचना, व्यक्तित्व, एक सूत्रता, रोचकता, भावों का पुट और औपचारिकता का अभाव। और दान बहादुर पाठक ने निबंध के 7 तत्व माने हैं, व्यक्तित्व, विचार स्वतंत्रता और लघु आकार, एक सूत्रता, निजी अनुभूति, सजीव और भाषा शैली और प्रभावकता। तो इस प्रकार जैसे हमने पीछे भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कला देखी है, इससे पहले हमने महादेव वर्मा की। तो मुख्य तौर पर 5 तत्व ही होते हैं, जैसे कि बुद्धि तत्व, बुद्धि में विचार आता है, हमारे बुद्धि से विचार निकलता है। दूसरा है अनुभव, जो जीवन में अनुभव किया है, अनुभूतियों को हम अपने काव्य में व्यक्त करते हैं। और कल्पना तत्व, कल्पना हमारी बुद्धि और भावों और विचारों पर नियंत्रण रखता है, उसको हम पहले सोच विचार करके अपना लेख तैयार करते हैं। और अहम तत्व का अर्थ है व्यक्तिकता, अपने जीवन में जो घुमाई फिराई की है, जो भी हमारे जीवन से संबंधित है व्यक्तिकता, उसको वर्णन करते हैं। और अगला है शैली तत्व, 5वां है शैली तत्व। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की समीक्षा इन 5 तत्वों के आधार पर करते हैं। तो पहला है इनका बुद्धि तत्व। तो बुद्धि तत्व में बौद्धिकता, बौद्धिकता से हमारे विचार निकलते हैं, विचारों की प्रधानता होती है। तो बौद्धिकता निबंध का अनिवार्य तत्व है, और बौद्धिकता के बिना किसी प्रकार के निबंध का निर्माण नहीं होता है। अतः बौद्धिकता निबंध का मेरुदंड है। मेरुदंड माने मुख्याधार है। विचारात्मक विचारों की श्रृंखला निबंधों में तो बौद्धिकता ही इसका मूलाधार होती है, क्योंकि विचारों का सीधा संबंध बुद्धि से होता है, हृदय से तो भावों का होता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों पर दृष्टिपात माने देखना करने से ज्ञात होता है कि बुद्धि तत्व की प्रखर मात्रा उनमें बहुत ज्यादा मात्रा है। जैसे कला विलास के लिए अपेक्षित गुणों की चर्चा करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने बुद्धि तत्वों की एक झांकी इस प्रकार दी है। जैसे कला विलास किसी जाति के भय में सदा सर्वदा नहीं जुटता, उसके लिए ऐश्वर्य समृद्धि चाहिए, त्याग और भाग का सामर्थ्य चाहिए, सौंदर्य सुकुमारता की रक्षा करने योग्य पुरुष चाहिए, परंतु इतना ही काफी नहीं है। उस जाति में जीवन के प्रति एक ऐसी दृष्टि सुप्रतिष्ठित होनी चाहिए जिससे पशु सुलभ इंद्रियवृत्ति को और बाह्यर्थों को समस्त सुखों का कारण न मानती हों। उस जाति को ऐतिहासिक या सांस्कृतिक परंपरा बड़ी और उदार होनी चाहिए। इसमें एक ऐसी कौलीन्य गर्व होना चाहिए जो दुनियावी सिद्धियों से बढ़कर आत्म मर्यादा को बहुमान देता हो, तो जीवन के किसी क्षेत्र में सुंदर की बर्दाश्त न कर सकता हो। तो इससे पता चलता है कि उन्होंने अपने विचारों या बौद्धिक तत्वों का प्रयोग किया है। तो आधुनिक कविता का विश्लेषण करते हुए बुद्धि तत्वों का परिचय इस प्रकार किया है, किंतु अब मशीनों के उत्पाद ने दुनिया बदल दी है। कवि सम्मेलन में अखाड़े बाज कवि ऐसी बहुत सी बातें अब भी कविताओं के माध्यम से बोलते जा रहे हैं, जिसमें से बहुत सी किसान सभाएं और हिंदू सभाओं के मंच पर गद्य में बोली जा सकती है। आगे उन्होंने कामयानी की समीक्षा करते हुए उसमें विद्यमान भावों, अनुभूतियों, समस्याओं का निरूपण करते हुए बुद्धि तत्वों का प्रदर्शन इस प्रकार किया। कामयानी का कवि जीवन को दूर से देखता है, यह बात नहीं कि वह उसको संपूर्ण विचित्रता और बारीकियों की उपलब्धि नहीं कराता,
बल्कि करता है, उसका सामना भी करता है, लेकिन उसके सामना करने का ढंग भी अनोखा ही है। कामयानी का कवि दूसरी श्रेणी का है। वह विषव मानव में से प्रत्येक की सुख दुख संबंधी अनुभूति की जांच नहीं करता, अपितु संसार को वह चित्रपूर्ण समस्याओं के निकट से परीक्षा नहीं करता, बल्कि अपनी सहज कल्पना से मानवता की एक विराट संदेश देता है जो प्रत्येक के काम की चीज है। दूसरा तत्व है अनुभूति तत्व। निबंधों को अधिकाधिक प्रौढ़ और प्रगल्भ विचारों से परिपुष्ट बनाने के लिए, अपने जीवन जगत के अधिकाधिक निकट लाने के लिए, उन्हें अधिक गहन और गंभीर गौरवपूर्ण बनाने के लिए अनुभूति तत्व की आवश्यकता होती है। अनुभूति मतलब जीवन में जो भी अनुभव किया, जो अपने प्रौढ़ माने परिपक्व प्रांजल शुद्ध विचारों को पुष्ट करने के लिए, परिपक्व करने के लिए अपने जीवन में, जीवन जगत में जितने जीवन से संबंधित अनुभवों को व्यक्त करता है, अधिक गहन और गंभीर रूप से गौरवपूर्ण बनाने के लिए अनुभूति तत्व की आवश्यकता होती है। हजारी प्रसाद ने अपने गहन और गंभीर अनुभूति के द्वारा अपने निबंधों में अधिकाधिक गुरुता और महत्ता, अर्थवता प्रदान की है। उन्हें जीवन और जगत की कितनी ही मार्मिक और सजीव अनुभूतियों से अलंकृत किया है। तो बसंत के आगमन पर फूलों के खिलने की जो अजीब अदा होती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे अनुभव किया है और उनकी यह अनुभूति इस प्रकार प्रकट हुई है। दो कांचनार वृक्ष इस हिंदी भवन में, एक ठीक मेरे दरवाजे पर, दूसरा मेरे पड़ोसी है। भाग्य की विडंबना देखिए कि दोनों एक ही दिन लगाए गए। मेरे वाला ज्यादा स्वस्थ और सबल था, पड़ोसी वाला कमजोर और मरियल था। इसमें से फूल नहीं आए, परंतु उसमें फूल नहीं आए, वह कमबख्त कंधे पर से फूल पड़ा और मरियल सा पेड़ है। पर क्या मजाल कि आपको उसमें फूल के सिवा और कुछ दिखे। पत्ते तो हैं ही नहीं, टहनियाँ फूलों से ढक गई। मैं रोज देखता हूँ हमारे वाले मियाँ कितने अग्रसर हुए। कल 3 फूल निकले थे, जिनमें से 2 एक संथाल बालिका तोड़ ले गई और उनमें से एक रह गया। मुझे काचनार फूल की लंबाई बहुत बाती है। तो यह उन्होंने अपना अनुभव व्यक्त किया है, अनुभूति जो जीवन में उसको व्यक्त किया है। ऐसे रात के बारे में अपनी गहन अनुभूति का चित्रण करते हैं। जो लोग दीवारों से घिरे और छत से ढके कमरों में रात काटने के अभ्यस्त हैं, उनसे यदि कहूँ कि रात जीवंत वस्तु है तो न जाने क्या कहेंगे। लेकिन जो कोई भी आंख कान रखने वाला भला आदमी तारा खचित आसमान के नीचे घंटे आध घंटे के लिए खड़ा होगा, अनुभव करेगा कि रात सचमुच ही जीवंत पदार्थ है। वह सांस लेती हुई जान पड़ती है, अंग अंग में कंपन होता रहता है, तो वह प्रसन्न होगा। और उदास होती है, धुंध आ जाती है, खिल उठती है। इस प्रकार तो उन्होंने अपना अनुभव व्यक्त किया है। और अगला है कल्पना तत्व। कल्पना जो हमसे दूर है उसकी हम कल्पना कर लेते हैं। तो कवि इस तरह निबंधकार भी कल्पना के सारे अगम्य अगोचर, जो जहाँ तक ना पहुँचे जाए, जो न दिखे पदार्थों का चिंतन और मनन करते हुए नई नई शब्द सृष्टि किया करता है, जो अद्भुत होती हैं, विलक्षण होती हैं, आश्चर्यचकित करने वाली होती हैं। उसे पढ़कर, सुनकर या देखकर पाठक, श्रोता, दृष्टा अनुपम आनंद का अनुभव किया करते हैं। इतना ही नहीं, विविध प्रकार की अनुभूत पदार्थों में मनोवृत्तियां, भावनाओं और विचारों का प्रत्यक्षीकरण कराने में कल्पना का बड़ा हाथ होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कल्पना के सहारे अपनी सत्ता सम्राट समुद्रगुप्त से करते हुए लिखा है कि फिर भी समुद्रगुप्त
भारतवर्ष के अतीत सम्राट थे। मैं साम्राज्य विरोधी भावी सेना का अदना सिपाही हूँ। कवि एक दिन शायद अज्ञातनामा युवक की कीर्ति कलाप का भी चित्रण करता रहा होगा। उस दिन यह जवाहर कवच, यह गांधी मुकुट और यह अक्षत तुणीर झोला, यह एकाश्वरथ और ये चाबुकवाही सारथी, यह पोर युवतियाँ, यह लीला कटाक से हेलित रथ, घर घर और आचार लाज रहित राजमार्ग, सब कुछ उसके कल्पना नेत्रों के सामने खिंचाए। तो इस प्रकार कवि ने वहाँ जो अतीत का सम्राट था उसके कल्पना किया, किस प्रकार मुकुट होगा, किस प्रकार तीर भाले होंगे, किस प्रकार युवक होंगे, उनका कल्पना के माध्यम से किया है। तो इस प्रकार उनकी कल्पना का विलास उनके निबंध देवदारू में भी देखा जा सकता है। जैसे देवदारू के वृक्ष के विषय में कल्पना करते हैं कि देवदारू भी एक से नहीं होते, वे बिल्कुल पास में जो एक जरहट भी है, खुशट भी है, इसके नाम है। जरा इनके नीचे की ओर जो सनकी सा लगता है, एक मोटे राम खड़ के प्रांत के उगे हुए हैं, आधे जमीन में और आधे अधर में, आधा ईसा ठूठ और आधा जगर बगर, सारे कुनबे में पाधा जान पड़ते हैं। एक अल्हड़ किशोर सदा हंसता सा है, कवि जैसा लगता है, जी करता है मैं उसे प्यार किया जाए। सदा से ऐसा होता आया है कि वह देवदारू का अपना व्यक्तित्व होता है। इस प्रकार इस एक इतना कमनीय था कि बेल को ध्वजा वाले महादेव ने अपना बेटा बना लिया और पार्वती माता ने छाती से दूध टपका दिया। इस प्रकार देवदारू का वर्णन किया गया है। हैन तत्व होता है व्यक्तित्व। निबंधकार का व्यक्तित्व कहीं ना कहीं अवश्य ही झलक उठता है किसी भी निबंध में। तो व्यक्तित्व की इसी झलक को अहम तत्व कहते हैं और इसके द्वारा लेखक अपनी धारणा व्यक्त कर देता, अपनी विचारधारा प्रकट करता है और अपनी सम्मति देता है और अपना निर्णय प्रकट करता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध में उक्त सभी बातें यत्र तत्र मिल जाती हैं, इसीलिए उनके निबंधों में अहम तत्व की पूर्ण गुरुता और गंभीरता का साथ विद्यमान है। जैसे वे किसी भी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करना आवश्यक समझते हैं। इसी बात की वकालत करते हुए लिखते हैं, मैं भाषा के संस्कृत बनाने की वकालत नहीं करता। पिछले हजारों वर्षों से इतिहास में हमें जो कुछ भी दिया है उससे हम सबक सीखें और हमारे कथन का तात्पर्य यह नहीं कि हम विदेशी शब्दों का बहिष्कार करें। अगर आपने मेरे कथन का यह अर्थ समझा हो तो मैंने कहीं अपनी बात उपस्थित करने में गलती की होगी। तो इन्होंने अपनी बात रखी है, उसका वर्णन किया। लास्ट आ जाती है शैली। शैली होती है भाषा शैली, यानी कि उसकी शैलियों का वर्णन किया जाता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिस प्रकार विविध विषयों पर अनेक निबंधों का प्रणयन किया है, उसी प्रकार उन्होंने विविध प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। जैसे भावना, विचार पत्ति, अनुभूति, मानसिक स्तर की अभिव्यक्ति की है, जो उनकी निजी प्रणाली है। तो आचार्य द्विवेदी जी की निजी प्रणाली और अभिव्यंजना पत्ति उनका शैली तत्व होता है, पूर्ण गरिमा के साथ विद्यमान है, जो मुख्यतः उनके निबंधों में शैली की 11 भागों में विभक्त है। परंतु जैसे समीक्षात्मक शैली कैसी होती है, किसी के गुण दोष की विवेचना करना। समीक्षा शैली के अंदर किसी साहित्य के विविध विषयों की व्यवहारिक और शास्त्रीय समीक्षाएं प्रस्तुत की जाती हैं और अपने महत्वपूर्ण निर्णय दे करके, अपनी प्रभावात्मक सम्मतियां दे करके आपने इस शैली को सुसज्जित किया है। जैसे गुप्त जी की काव्य धारा के लेखक गिरीश जी ने विश्लेषण और निर्णय दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां व्याख्या की कम है। तो गुप्त जी की समग्र साहित्य के खंडन करके बांट करके उन्होंने इसकी जांच की है और विश्लेषण तर्कपूर्ण युक्तियों समीचित और साहित्य में प्रवेश करने की अक्षमता इसमें है, लेकिन ऐसा जान पड़ता है किसी कारणवश इसमें तन्मयता की मात्रा कम पड़ गई है। इस प्रकार वार्तामूलक शैली, जिसके अंतर्गत साहित्य,
का नया कदम और रीति इतिहास का सत्य आदि निबंध लिखे हैं, जिन्हें वार्तालाप या कथोपकथन पद्धति में निबंध का निर्माण किया है। तो इस प्रकार और